अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं फैसल अब्बासी। शाजिया ज़ीशान ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। आज 5 घंटे की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया है। इस हुक्म के बाद सूबे में जारी आइनी बहरान वक्ती तौर पर थम गया है। 16 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए, मगर PTI और वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने यह इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया था और मामला अदालत में ले गए थे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल की सूरत हाल बरकरार रखते हुए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा करने का हुक्म दिया, जिसके लिए इलेक्शन आज दोपहर 4 बजे होना था, मगर PTI और उम्मीदवार बराए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फरीक़ैन की बात सुनने के बाद उन्हें हुक्म दिया कि आपस में मामला तय करके आएँ ताकि सूबे में आइनी बहरान पैदा ना हो। सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ के बाद सियासी जमातें एक पॉइंट पर मुत्तफ़िक हो गईं। फरीक़ैन की रजामंदी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वज़ीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को होगा और इस दौरान वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे, मगर उन्हें निगरां वज़ीर आला कहा जा सकेगा, ना ही उबूरी वज़ीर आला। तख्ते लाहौर का हुक्मरान कौन होगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा, मगर अब पंजाब के 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि गेम नंबर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में जीतने वाले उम्मीदवारों पर मुनहसर है। एक तरफ पंजाब में नून लीग के वज़ीर आला का मामला है, तो दूसरी तरफ वफाक में मुस्लिम लीग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत भी मसाइल से दो चार है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और मुल्की मईशत को दिवालिया होने से रोकना किसी चैलेंज से कम नहीं है, जबकि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात भी अपनी जगह बरकरार हैं। कभी MQM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चार्टर ऑफ राइट्स के मुआहदे पर अमल दरामद कराने की अपील करती है, तो कभी बाप पार्टी तरक्याती फ़ंड्स की डिमांड करती दिखाई देती है, जबकि PTI है तो वो मौजूदा हुकूमत को मानने से अभी तक इनकारी है और कल 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां भी कर रखी हैं। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान ने हुकूमत को ऐसे गर्दाब में फंसा कर रख दिया है कि मुश्किल फैसले करने के बावजूद अवाम की नज़र में हुकूमत मकबूल होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई के अलावा अभी तक कुछ नहीं दिया। मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है और मुआशी और सियासी बहरान का खात्मा कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला तय हुआ और जो पंजाब में एक बहरानी कैफियत थी, आइनी बहरान की कैफियत थी, वो मामला किसी हद तक थमा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ गए, उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की, दिल बड़ा किया, हमजा साहब को वो वज़ीर आला मानने पे राज़ी हो गए। लेकिन क्या ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? क्या हुकूमत की जानिब से, नून लीग की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की गई पहले? नहीं फैसल साहब, मैं आपको बताऊँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप पास रवैया देखें इन लोगों का, तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब भी वो PTI के रंग में रंगे गए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, वरना वो इतने नहीं है कि जैसे वो बातचीत से जाए। लेकिन आज भी जो उन्होंने बात की है कि चीफ जस्टिस ने या किसी जस्टिस साहब ने पूछा कि आप ये इनको मानते हैं चीफ मिनिस्टर, जो उनके वकील ने बयान दिया था स्पीकर साहब, फिर हम मानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरे साथ तो उसने बात ही नहीं की, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, तो ये तो तबाही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं कमरों में वो डायलॉग की बात, वो तो जस्ट एक पॉलिटिकल मूव है कि टाइम गेन करें जितना में कर सकते हैं, तो उधर कह दें हम, वरना उनको तो पता उनके पास नंबर नहीं है। और दूसरे, और जो सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ अगर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं तो उसमें तो पता चल जाएगा जिसके बंदे ज्यादा जीत जाएंगे, उस वक्त क्या जिसके ज्यादा बंदे होंगे, तो अगर बंदे हमारे कम होते हैं उनके ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन हैं उनके पास कि वो कर सकते थे, में बात कर सकते थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात करना दोबारा कि जी ठीक है 22 को दोबारा वोटिंग करा लें,
वो तो इसी तरह है ना कि उसमें इत्तेमाद का बोर्ड ले लें, यही है ना कि एक इत्तेमाद का बोर्ड ले, 10 साल इत्तेमाद का बोर्ड ले लेंगे। मतलब मैं समझता हूँ पता नहीं। लेकिन उनकी राणा साहब जो पहले रिजर्वेशंस थी उनका ये मौकफ था कि पंजाब असेंबली के अंदर आप पुलिस को लेकर आ गए। फिर लास्ट टाइम जब बजट के मामले पे हमने देखा वो ये कह रहे थे चीफ सेक्रेटरी और आईजी आए वो आके इस मामले पे मुआफ़ी मांगें। ये भी तो रिवायत नहीं है कि ईवान के अंदर कभी पुलिस आई हो और जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं या असेंबली का जो अमला है वो बिल्कुल मफलूज हुआ हो और पुलिस की मौजूदगी में वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा हो। एक ये मामला, फिर बजट इजलास भी आपको ईवान इकबाल में बुलाना पड़ा। ये बहरानी कैफियत तो मुसलसल चल रही थी, लेकिन हुकूमत का इसमें किरदार बनता है कि हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ता है, हुकूमत इनिशिएट करती है डायलॉग को। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपने तक कितनी कोशिश की कि परवेज़ इलाही साहब को या अपोजिशन को इंगेज किया जाए? हमने बेशुमार कोशिश की। हम तो परवेज़ इलाही साहब के घर गए, क्या चीफ मिनिस्टर बन जाए। आपको याद होगा जब, और वो सुबह रात सारी बातें की, बेशुमार बातें हुई, वो बातें भी हुई, इमरान खान के मतलब हुई, किस तरह झूठ, तो वो छोड़ें, अच्छा नहीं लगता हम डिस्क्लोज करें क्या क्या होता है। लेकिन सुबह उन्होंने कहा हम बना देते हैं, और वहाँ हमसे कहा गया कि इस तरह आप ये वे फॉरवर्ड। हमने कहा जो आपका दिल है वो करे, हम उस तरह करेंगे, हमारे मेंबर्स करेंगे, हमारे बंदे करेंगे, आप आगे चले। और मोहम्मद खान भट्टी साहब वो रजिस्टर पास ही था उनके, वो तो उन्होंने कहा कि जी वो असम्बली ना तोड़ दे ये उस्मान बुलदार, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने कहा जी अगर मूव करनी है वोट नो कन्विजन तो हम अभी साइन कर देते हैं। और रातों रात हमने लोगों से दस्तखत कराए, रातों रात, और उनकी फरमाइश पे सुबह वो इमरान खान साहब के पास चले गए। पनी गाला नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो रिसेंट पास्ट में हुआ पिछले 2-3 हफ्तों में चौधरी साहब बजट के दौरान, मेरा एक सवाल है, क्या हुकूमत और चौधरी साहब के साथ, जी मैं वही बात करने लगा, अगर ये बताएं कि चौधरी साहब स्पीकर हों, वही कैंडिडेट हो चीफ मिनिस्ट्री के, और मोहम्मद खान भट्टी या उनके जो बंदे हैं सारे, उन्होंने एक घर की वो एक असेंबली बनाई जो सेक्रेटेरिएट जो है, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा था। आपको पता है कुछ चीज मूव ही नहीं हो रही थी। तो मैं समझाऊं कि दूसरे ऑप्शन, लीगल ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि अगर इस तरह की हो कि वो खुद कैंडिडेट हैं और वहां पे उनके सेक्रेटेरिएट में उनके अपने मुलाजम, जाती मुलाजम भी वहां पे भर्ती किए हुए हैं, तो किधर जाएंगे आप? आपको सारे एपिसोड का पता है। अच्छा राणा साहब, ये देखें राणा साहब, एक मामला ये है, एक बात तो ये भी है कि हमें इस बात की भी कभी अंदाज़ा था कि अगर चीफ सेक्रेटरी को बुलाना है या आईजी पंजाब को बुलाना है तो इस्तेहकाक कमेटी में आप बुला सकते हैं, उसमें आने के वो पाबंद भी हैं। बनफ़्स नफीस तो वो आके मुआफ़ी मांगना वो आईनी कानूनी तौर पे शायद इस तरह पाबंद नहीं है। लेकिन क्या इस बात पे जाकर बात बन चुकी थी हुकूमत की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कि जो मोनिस इलाही साहब के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, और ये जो इस तरह हुकूमत जो अपने रिट कायम करने के लिए इक़दामात कर रही है उसमें कुछ नरमी आ जाएगी? क्या इस पे जाके कोई बात बन चुकी थी? नहीं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करना कि जी बना, लेकिन केस जो है वो बिल्कुल जो हो रहे हैं वो मेरिट पे हैं। अगर वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई तो वो निकल जाएंगे वहाँ से। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो पहले से दबाई गई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इमरान खान की तरफ से दबाई गई थी, और जिस तरह हुआ ये उनकी डिमांड भी होती थी उनके साथ, तो अब वो अगर कोई अदारे आप इंडिपेंडेंटली को काम कर रहे हैं तो काम करना चाहिए उनको। अदालतें आज़ाद हैं, अदारे काम कर रहे हैं, उस पर को किसकी इंटरेस्ट है? किसी की इंटरेस्ट जी, कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही। अच्छा राणा साहब, एक अब विफाक में जो है वो आपके इत्तेहादियों के MQM जो है वो चार्टर ऑफ राइट पे अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, और जो पीपल्स पार्टी और MQM का मुआहिदा था उसमें शहबाज शरीफ साहब जामिन भी थे। बाप ने तरक्याती फ़ंड्स पे असेंबली में अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया। इत्तेहादी आपके साथ किस हद तक इंटैक्ट हैं और आप ये डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रही? जब मुआहिदा हो गया MQM पीपल्स पार्टी का तो उनके अब अमर क्या माने हैं कि उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा? नहीं देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अमल करना चाहिए। अगर उन्होंने असल तमाम उनके जो डिमांड्स हैं वो हमारे मतलब नहीं, ना हमारे फंड की कोई मसला है, ना हमारे साथ वो नाराज हैं। हमने तो उनको जिस तरह अकोमोडेट करना था हमने कर दिया, मिनिस्ट्रियाँ की उनकी मर्जी के मुताबिक दे दी। लेकिन उनके जितने भी डिमांड्स हैं, जितने मसले हैं वो हैं सिंध गवर्नमेंट रिलेटेड। और जरदारी साहब की बिल्कुल ये दामन
उसमें JUI सारे इकट्ठी थे। तो मैं समझता उनको करना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट भी की है साहब के ये करें, आपको करना चाहिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डाइजेस्ट होती हैं, तो उस पर जो एग्रीमेंट है, जो उसके पॉइंट्स हैं, तो हो जाएगा, मेरा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा राना साहब, एक ये सारे हालात देखते हुए अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अगले 2 हफ्ते में सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान ऐसा करते हैं तो आप इंटैक्ट हैं, आप 172 नंबर शो करने की पोजीशन में हैं, और ये जो इत्तेहादियों के शिकवे थे ये सिर्फ बजट की हद तक थे? नहीं, बिल्कुल एक तो सारे इत्तेहादी इंटैक्ट है, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं। 10,000 दफा कहें, लेकिन सदर पाकिस्तान तो खुद इनकी धज्जियां बखेर रहे हैं, उड़ा रहे हैं इनको। जिस तरह उन्होंने एक के साथ मजाक बनाया है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि इनको अपना PTI को कोई डेमोक्रेटिक जो उनके रवैये हैं या पार्लियामेंट्री जो उनका कंडक्ट है वो बेहतर होना चाहिए। इस तरह तो नहीं। आप मुझे बताएं कि कितनी उसमें वो है डबल फेस है उनका। प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, जितनी इलेक्शन आ रहे हैं, नेशनल असेंबली में जाहिर किए हुए हैं, आके वेरीफाई नहीं तो क्या हुकूमत उससे बेशतर सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजे की तहरीक ला सकती है? देखिए, हम समझते हैं कि सदर पाकिस्तान का होता ऐसा है जिसको बहुत ही एक मकाम होता है। अगर वो सुधर जाएं, अपने आप को अमेंड करें, तो उसमें क्या जरूरत है। हम तो नहीं चाहते कि इस तरह काम करें, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह ही वायलेशन कर दे रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर देर इज ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बंदा कहे कि ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह इस पर गौर हो रहा है? बिल्कुल, ये अंडर कंसिडरेशन चीज है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपके वक्त का। वफाकी वजीर भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अंदलीब साहिबा, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसके बाद ये सारा जो एक आइनी बहरान और बहरानी कैफियत पंजाब में थी वो मामला थमा। आज जो परवेज़ इलाही साहब ने पोजीशन ली अदालत में, क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कंसेंट के साथ उन्होंने बातचीत की? देखिए, हमारी मुशावरत होती रही है और आइडियली तो हम यही चाहते थे कि ये वज़ीर आला ना रहे, लेकिन चूंकि वहाँ एक सिचुएशन ऐसी थी तो हमने कॉम्प्रोमाइज्ड एक फ़ैसला दिया। वैसे हमारी ये अपनी पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आला ना रहे, उसका वजह थी। देखिए, जब आप कहते हैं कि जी जिस पोलिंग से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए थे वो इनवैलिड है और उसको दोबारा करना पड़ना है, तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस इनवैलिड हुआ तो उसका जो नतीजा था, जिसके नतीजे में वज़ीर आला बने, वो भी इनवैलिड था, और उसके नतीजे में जो कैबिनेट बनी वो भी इनवैलिड थी, और उसके नतीजे में जो उस कैबिनेट ने फैसले किए वो भी नल एंड वॉइड थे। तो हमारा ये एक कानूनी और आईनी स्टैंड था, और हमने इस पे पूरा आर्ग्यूमेंट्स भी पेश की और पूरी हमने इस पे की। लेकिन जब उन्होंने के कहा कि जी हमारे जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अंदर हमारी इलेक्शंस हो जाएंगे, हमारे हज वाले लोग भी वापस आ जाएंगे और हमारी नॉमिनेशंस भी हो जाएंगी, तो हमने फिर मुनासिब समझा कि हम इसको इन टर्म्स पे कबूल कर लें। अच्छा, बाबर अवान साहब ने कहा कि जो हमजा शहबाज साहब हैं इस वक्त वो आईनी मशकूक वज़ीर आला हैं। ठीक है, आप भी कंप्रोमाइज़ कर गए, हमजा साहब भी कंप्रोमाइज़ कर गए, वो भी बात मान ली उन्होंने, परवेज़ इलाही साहब ने भी। इस सारी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, आइन कहाँ है? ये तो इस सबसे बड़ी सवाल ही है। आप ये देखें कि एक इंसान कभी होटलों में इजलास कर रहा है, कभी सड़कों पे ओथ ले रहा है, और कभी जाके ईवानों में खड़ा होके तो डिसीशंस कर रहा है, जिसकी कैबिनेट ही पूरी ना हो, जिसकी सिर्फ ये हो कि जी मेरे अब्बा जान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो चाहते हैं कि जी बेटा जो है
वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, कोई और ना बने, और इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती बनवा दिया। उस दिन जबकि मतलब जहां वो हुआ, छुप छुपा के जो इजलास हुआ वो सब जानते हैं। उसके बाद जो उस दिन हुआ, पुलिस बुलाई गई। मुझे बताएं, आईन में आज तक कभी ये अलाउड है कि असेंबली हॉल में पुलिस बुलाई जाए? ये कहाँ का आईन है? कहाँ के आईन ने कहा हुआ है कि जी जाके आप दुकानों पे, होटलों पे अपने इजलास करें? ये कहाँ का आईन है? और ये कहाँ के आईन ने कहा हुआ है कि एक दफा आपकी पोलिंग कैंसिल हो जाए तो आप फिर भी वजीर आला रहे और आप फिर भी आपके फैसले जो है महफूज रहे? ये कहाँ के आईन ने कहा है? तो बिल्कुल इस वक्त जो इस मुल्क में माहौल है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कोई मार्शल लॉ का माहौल है। मार्शल लॉ में भी ये नहीं होता। ये तो एक जंगल लॉ है, ये तो एक जंगल का कानून है, जहां जिसके पास सबसे ज्यादा असला है और सबसे ज्यादा वो पूरी मशीनरी है, उस मशीनरी से आप लोगों को रोनते चले जाएं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपने हमारे ज़िमनी इंतखाब में देखा है। आपने देखा कि वो बच्चा जो है उसको इन्होंने गोली मारी। आप ये देखें, और मैं इसीलिए कहती हूँ मार्शल लॉ से ये बढ़ के है, क्योंकि मार्शल लॉ के जमाने में मैंने प्रोटेस्ट की थी, लेकिन ये नहीं हुआ था। मेरे पे 7 केसेस हैं, डॉक्टर यास्मीन पे 7 केसेस हैं, हम दोनों पे 4 दहशतगर्दी के केसेस हैं और 1 कत्ल का केस है। आप सोचिए हम दहशतगर्द हैं? नहीं, तो ये तो अंदलीब साहिबा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब इस तरह के मुकदमात तो आपके दौरे हुकूमत में भी बनते रहे ना। राना सनाउल्लाह साहब पे जो मुकदमा बना, फिर उसके बाद मरियम साहिबा के खिलाफ जो मुकदमात बने, जी ये तो हुकूमतें करती हैं ना। अब ये तो एक तारीख हिस्सा है सियासत का। मेरी आपसे पूछताछ है। नहीं देखें मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि डॉक्टर यास्मीन को आपके टीवी चैनल ने कितनी दफा, 1 करोड़ दफा तो दिखाया, मुझे अरेस्ट होते हुए, उनको अरेस्ट होते हुए, गाड़ियों को मारते हुए, घसीटते हुए। आपका आईन अलाउ नहीं करता कि किसी औरत को कोई मर्द पुलिसमैन हाथ लगाए। आईन कहता है इट इज नॉट पॉसिबल। जो हुआ वो तो कभी भी नहीं हुआ, मार्शल लॉ में नहीं हुआ, हमारे जमाने में नहीं हुआ। किस वक्त? और दूसरी बात यह है कि जो मरियम का केस है वो तो पनामा लीक का केस है, वो तो कन्विक्टेड है, उसके ऊपर तो सारे का सारा प्रूव हो चुका है। हमें तो किस पादाश में कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने और हमारी गाड़ियों को मारा गया, उनके शीशे तोड़े गए और अब हमें दहशतगर्द करार दे दिया गया। उसमें तो अंदलीब साहिबा आपके जो लीडर हैं, आपके जो पैटर्न हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा मेरे लोगों के पास पिस्टल थी और मामला तशद्दुद की तरफ जा सकते थे, इसलिए मैंने कॉल ऑफ कर दिया जो धरना था। वो तो देखें, अब कुछ दलाइल तो हैं। खैर कल जो आप करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, सॉरी, इसको मैं करेक्ट करती हूँ। उन्होंने कहा कि केपी में, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि देखिए जी, केपी से जो आ रहा था चीफ मिनिस्टर आ रहा था, चीफ मिनिस्टर के साथ प्रोटोकॉल था, पुलिस थी असले के साथ, जो कि होता है उसके साथ। उन्होंने बिल्कुल क्लियरिफाई किया था। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि अंदलीब अब्बास जो थी उसके पास 4 अच्छा ये जो है ना अंदलीब साहिबा इसलिए इसको दहशतगर्द करार दे दिया। अंदलीब साहिबा आई विश के मैं आपको वो दिखा सकता जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा था, लेकिन जो फ्रेज है वो डिफरेंट था। और वो अगर आप देखें तो वो डॉक्टर मोहित साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की थी। आप इसको रिकंसाइल भी कर सकते हैं। मैं जरूर दोबारा लगाएं उनको और मुझे दिखाएं। जी मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, कल आप महंगाई के खिलाफ जाने लगे और आप परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। जिस तनासुब से महंगाई बढ़ चुकी है, आम लोगों का जीना दोबर हो चुका है, बहुत मुश्किल है जीना। आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं साजिश वाले नैरेटिव को ही। आप नहीं समझती कि इन रियल टाइम महंगाई उससे बड़ा एक तूफान बन के आ चुका है और ये ज़्यादा बड़ा इशू है कि इस पे आवाम की आवाज़ बना जाए। देखिए, पहले दिन से हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये मईशत तबाह करने आए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि मईशत बचाने आए हैं। क्योंकि हमारे तो 2 रुपए 4 रुपए बढ़ती थी तो मिफ्ता इस्माइल छत फाड़ के बाहर आ जाते थे और कहते थे मुझे सब कुछ पता है, हमारी तजर्बाकार टीम है, हम IMF से 4 दफा डील कर चुके हैं, ये है वो है। हम ये कह रहे थे। और आपको याद होगा कि ये इमरान खान साहब ने कितनी दफा कहा कि हमने न्यूट्रल्स को जाके कहा
कि अगर आप इनको ले आए ऐसी महंगाई आएगी और मईशत ऐसी नीचे जाएगी, क्योंकि ये हर दफा आते हैं, ये चोरियां करते हैं, डाकू करते हैं, ये मुल्क बचाने नहीं मुल्क तबाह करने आए हैं। और खुर्रम दस्तगीर ने मान लिया, उसने कहा हम तो इसलिए आए थे कि हमारे करप्शन के केसेस थे, इसलिए आते पहले नैब बंद की है, उसके सारे लॉज चेंज किए। तो महंगाई का मौकफ हम बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि साजिश के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि ये आए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के जरिए, ये अपने आप को रिलीफ और अवाम को तकलीफ देने आए हैं। कल का हमारा जो मुजाहिरा है उसका लोगो स्लोगन उसकी यही है कि चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। सही है। अंदलीब साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब की वजारत आला के मामले पे समाअत हुई, फिर उसके बाद एक फ़ैसला भी आया, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। राजा साहब, आज 5 घंटे ये समाअत रही। कल लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन वहाँ पर एक तो ये बता दीजिए, आज जो अदालत का किरदार रहा, आप समझते हैं कि ये आइनी बहरान का हल हो गया है या ये वक्ती थमा है और ये सियासी जमातें कल फिर इसी तरह का कोई मामला लेके अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही होंगी? देखिए भाई साहब, एक बात तो है कि जो पार्लियामेंट ने अपनी ड्यूटीज देनी थी और जो उनके काम थे, वो काम बड़ी अफसोस से कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली अदालतों के दरवाजे पे लाए जा रहे हैं और अदालत से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जी आप इनका हल दें। एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि जनाब जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो किसी भी अदालत में नहीं जाएगी। यही पार्लियामेंटेरियंस कभी शोर करते हैं कि जी क्यों अदालत ने एक मखसूस वक्त दे दिया, एक मखसूस दिन दे दिया, लेकिन फिर उसी वक्त ये एट द सेम टाइम अदालत से जाके कहते हैं कि जी ठीक है, हमें इतराज नहीं अगर 22 जुलाई को इलेक्शंस होते हैं और वजीर आला साहब को आप जो है इलेक्टेड वजीर आला तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई और नाम देंगे। लेकिन द गुड पार्ट इज कि जनाब ये जो 3 महीने से एक पंजाब में अजीब व गरीब कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आया हुआ था, एक ऐसी चीज आई हुई थी कि जो वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सियासतदान हैं, हल नहीं कर पा रहे थे, वो अब एक अच्छे अंदाज में हल होता हुआ हमें नजर आ रहा है कि जिसका मेन पर्पस यही है कि आप इन जो शॉर्टफॉल्स हैं या जो आपकी अपनी कमी है उसको छोड़िए और कानून के मुताबिक इलेक्शन करें, हाउस को पूरा होने दें। हाउस के जो 20 अरकान थे कि जिन्होंने वहां पे अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी साइड चले गए थे, उनके इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, फिर मखसूस जो नशिस्तें हैं उनके नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि जनाब जिसकी मेजॉरिटी है। देखें राजा साहब बज़ाहिर तो देखें आज जो अदालत का किरदार रहा है उससे इस मामले से अब गर्द हटी है और ये अब जो बहरान एक अरसे से चल रहा था वो ख़त्म होने के करीब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, हमजा शहबाज साहब को आज बाबर अवान साहब कहते हैं कि हम उन्हें आइनी मशकूक वज़ीर आला का नाम देंगे। एक मामला ये है कि कहाँ पे जो है वो आज आइनी तौर पर हमजा शहबाज साहब खड़े हुए हैं और दूसरा अदालत ने इस मामले को तो हल किया है, लेकिन वो कौन सी आइनी पोजीशन है या आइनी कवर है या आइनी शिकें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आज अदालत ने ये फैसला दिया है? देखिए जी, अगर तो आप स्ट्रिक्टली कानून के मुताबिक जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इख्तियार नहीं है कि वो डेट करे और उसके बाद आप या तो आप वजीर आला हैं या वजीर आला नहीं है। अगर आप वजीर आला नहीं हैं, वो 20 की माइनस हो जाता है फिगर जो इलेक्शन हुए थे 16 अप्रैल को, तो इट मींस यू आर नॉट इलेक्टेड सीएम। अगर आप इलेक्टेड सीएम नहीं हैं तो फिर जो आपका क्लॉक है वो वापस रिवर्स होता है उस तारीख पे कि जहां पे वजीर आला बुज़दार साहब थे। लेकिन अब चूंकि कॉन्सेंट के साथ आपस में इन्होंने फैसला किया है which is not according to the law, which is not according to the books, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि आप ये किस कैपेसिटी में अभी काम करेंगे। देखिए ना, जब अदालत खुद कह रही है कि हम इन्हें केयर टेकर नहीं कह सकते बिकॉज केयर टेकर आता है
इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली जब होती है तब केयर टेकर आता है कि आप एक केयर टेकर को लगाते हैं। ये केयर टेकर भी नहीं है, ये इलेक्टेड भी नहीं है, तो अभी जजमेंट आ जाए कि इनको वो क्या टर्म देते हैं। बट द मेन थिंग इज कि जनाब आपने जाना है इलेक्शंस में। लाहौर हाई कोर्ट ने यही कहा है कि फ्रेश इलेक्शंस कराइए और उसका सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में ये है कि जनाब जिसकी सिंपल मेजोरिटी है जो ले लेता है वो पीएम बन जाएंगे। तो अब सिंपल मेजोरिटी में जो कि पीटीआई का एक उनका कंसर्न था, वो कंसर्न ये था कि वो कहते थे हमारे काफी मेंबर्स आ नहीं सकते विद इन 24 आवर्स। उसके बाद काफी सारे हमारे मेंबर्स या तो हज पे बैरूने मुल्क गए हुए हैं या वैसे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। एंड नंबर 3 दे वोटेड कि जो 20 मुनहरफ अरकान थे हमारे वो तो अब माइनस हो रहे हैं। लेकिन अब जब री इलेक्शंस हो जाएंगे तो अगर उन सीटों पे पीटीआई जीतती है तो इनको फायदा होगा, नून लीग के कैंडिडेट्स जीतते हैं उनको फायदा होगा। और उसके बाद वो जो 5 खवातीन की नशिस्तें थी उसके भी नोटिफिकेशन का मसला अल्टीमेटली अदालतों ने हल किया। तो अब इसमें जो अच्छा राजा साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि उनके साथ जो है इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 69 के तहत अदालत जो है वो पार्लियामान के प्रोसीडिंग्स में इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। फिर हमने देखा कि 3 अप्रैल का एक एपिसोड होता है और उसके बाद ये मामला अदालत में जाता है। अदालत फिर इस सारे मामले पे आती है, फिर इंस्ट्रक्शंस आती हैं, स्पीकर की रूलिंग को मुअत्तल किया जाता है और फिर उसके बाद एक प्रेसिडेंट बन गया। वज़ीर आला का जो इलेक्शन था उसको भी चैलेंज किया गया, फिर वज़ीर आला के इलेक्शन के बाद जो तनाज़ा पैदा हुआ उसको भी अदालत में ले जाया गया। तो आप क्या समझते हैं जो आर्टिकल 69 है वो अपनी जगह इंटैक्ट है या वो इतनी छूट दे रहा है कि इस तरह की जब बहरानी कैफियत आ जाए तो अदालतें अपना किरदार अदा कर सकती हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में? देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है कि जैसे आपने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन की जब बात हो रही थी तो उस वक्त जो इशू आ गया था वो था कि काउंटिंग ऑफ 2 बैलेट पेपर्स, कि वो कह रहे थे कि जी ये वॉइड है, नहीं है ये। तो अदालत ने कहा कि जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका रोल हम नहीं दे सकते, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि जी इस बोर्ड की क्या पोजीशन है। इसी तरीके से ये जो अभी वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ था इसमें भी 195 और उनका कहना था कि 197 है। तो ये डिस्क्रिशन उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डिप्टी चेयर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होता है तो उसमें तो अदालत नहीं आ रही। लेकिन जो आपने कहा कि जी ने 3 अप्रैल की बात हुई और उसमें अदालतें आई तो वहां पे अदालतों ने फिर ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जहां पे कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होगा, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 8 दिन में इलेक्शंस ने होना ही होना है और 8वें दिन स्पीकर साहब आके जैसे कि उसमें कहा गया था उनका ये व्यू पॉइंट था कि जनाब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है नेशनल असेंबली में ये रिजल्ट है किसी आपकी बैरूनी ताकत की, किसी ऐसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कि जो कि एक इंटरवेंशन समझी जा रही है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में। तो उस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो उस चैप्टर को नहीं देखा कि वो क्या था, वो जो खत था वो दुरुस्त था नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि आइन कहता है 8 दिन के अंदर अंदर एक दफा जब ये हो गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बिल पास हो गया है, मोशन एक्टिव हो गया है तो कराना है। तो इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है और अब दोबारा भी आई। और अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो असल इशू आएगा वो इलेक्शंस के या तरीकेकार पे होगा कि जो 20 जुलाई को हो रहे हैं क्या उसमें वजीर आला पंजाब अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, क्या उसमें जो हुकूमती मशीनरी है उसका बेदरेग इस्तेमाल अच्छा किया जाए? राजा साहब ये जो आप 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल और से है। कहा गया रन ऑफ इलेक्शन, ये कानून की नज़र में ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ज़रा एक इसकी तशरीह कर दें। दूसरा जो वज़ीर आला का इंतखाब होना है वो होना है आर्टिकल 134A के तहत। अब 134A के तहत तो आपको वो पहले तो आइन ये कहता है कि 186 आपको चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ दी पार्लियामेंटेरियंस हैं उसकी मेजॉरिटी चाहिए। अगर उस दिन भी कोई मेजॉरिटी नहीं ले सकता फिर सेकंड फेज़ होगा, या ये डायरेक्टली हो जाएगा कि सिंपल आप उस फेज़ में जिसने जितनी भी अक्सरियत हासिल कर ली वो CM बन जाएगा? देखिए जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसने कहा है कि जो पहला इलेक्शन हुआ था उसकी जो काउंट है उस काउंट में से माइनस कर दें वोट 20 वोट्स 25 जितने भी हैं ये मुनहरफ उनके।
जब वो माइनस होंगे तो अगर तो 186 बचते हैं फिर तो दुरुस्त है, अगर नहीं बनते तो फिर वो रन ऑफ होगा, उसमें सेकंड फेज में डायरेक्टली आ जाएंगे कि जिसमें सिंपल मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज फ्रेश इलेक्शंस, क्योंकि जो फ्रेश इलेक्शन है उसको 186 वोट चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद। कानून एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत अवाम पर एक तरफ बिजली गिराती है तो दूसरी तरफ पेट्रोल बम। मुत्तहिदा हुकूमत ने 1.5 माह में पेट्रोल की कीमतों में 4 बार इजाफा करके पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 149 रुपये से बढ़ा के 249 रुपये तक कर दी है। पिछले दिनों बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया और अब मज़ीद 8 रुपये बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 14 रुपये इजाफा किया, जिससे पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 234 रुपये से बढ़ के 249 रुपये तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर शय की कीमत में यकदम इजाफा हो जाता है और महंगाई एकदम से आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाती है। मगर हुकूमत का मानना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मज़ीद टैक्स से लेकर सुपर टैक्स तक और सब्सिडी के खात्मे से लेकर इजाफी टैक्स तक अवाम की जेबें खाली करने की सभी मुश्किल फ़ैसले हुकूमत कर चुकी है। हालांकि मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में आटा, चीनी, घी, दालें और सब्ज़ी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। इस वक्त मुल्क में महंगाई गुज़श्ता 13 सालों की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी का हथौड़ा भी बरसना शुरू हो चुका है। अवाम को कहीं से रिलीफ की कोई सूरत नज़र नहीं आती। मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत अवाम के पसीने बहा रही है तो महंगाई की हिद्दत अवाम का खून जला रही है। डॉलर 200 से ऊपर होने की वजह से रुपया भी रगड़ में है, जबकि IMF इमदादी पैकेज के किस्त देने के लिए रजामंद तो है, मगर उसने लेवी की मद में मज़ीद टैक्स लगाने और कुछ मज़ीद इक़दाम करने का भी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है। हुकूमत IMF की शराइत पर तो रजामंद है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इन पर फौरी अमल दरामद करने में साजगार नज़र नहीं आते हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF का पैकेज किसी सूरत हासिल करने की तगदो में तो है, मगर IMF की सख्त तरीन शराइत अवाम पर भारी पड़ती नज़र आ रही हैं। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता रहा तो महंगाई का जिन बोतल से इस तरह निकल आएगा कि उसे वापस बोतल में बंद करना मौजूदा हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या अवाम को रिलीफ देने का हुकूमत के पास कोई हकीकी ऑप्शन भी है? इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मईशतदान हैं, इससे पहले साबिका हुकूमत के मुआशी उमूर के तर्जुमान भी रहे मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, हालात आपके सामने हैं। अब 249 रुपये पे ये पेट्रोल पहुंच चुका है। 3 माह पहले तक ये 149 रुपये पर था। इस बहस में मैं नहीं जाता कि मौजूदा हुकूमत आप पे इल्ज़ाम आयद करती है कि आपने बारूदी सुरंगें बिछा दी, लेकिन ये बता दीजिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हाई है और उस तनासुब से क्या हुकूमत ओवर वैल्यू कर रही है, ज़्यादा पैसे अवाम से वसूल कर रही है, या उस तनासुब से ठीक पैसे वसूल कर रही है? देखें, पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए कि बारूदी सुरंग का हजम क्या था। अगर आप उसको बारूदी सुरंग वाकई में कहते हैं और एक अल्फाज इजाद किया आप सारों ने मिलकर, तो 15 अप्रैल को जो है इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। 15 अप्रैल को शहबाज शरीफ को पास ओगरा जो है एक पेट्रोल की समरी भेजता है जो हर 15 तारीख और 30 तारीख को जाती है। उस 15 तारीख की जो पेट्रोल की समरी थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि कितनी रुपए की पर लीटर सब्सिडी थी। 24 रुपए पेट्रोल की थी और डीजल की थी 41 रुपए। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है 66%, यानी कि 24 रुपए हमारे थे और 76 रुपए इनके टाइम पे बढ़े। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि बारूदी सुरंग किसकी बढ़ी थी, 24 रुपए वाले की बढ़ी थी या 76 रुपए वाले की बढ़ी? मतलब जो आपने छुरी फेरी है लोगों पे तो 3 महीनों में और पिछले खास तौर पे 1 महीने में 66% पेट्रोल की कीमत और लगभग 92% डीजल की कीमत आपने बढ़ाई है।
और आज ही महंगाई का नंबर आया। देखिए अब मुजम्मिल साहब महंगाई पे आते हैं। अभी ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज़ मांगी हैं, अगर हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं ऑयल तो क्या जो हमारे पास मशीनरी है वो इसके लिए कारआमद है, क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? आपका जो होमवर्क था रशिया से पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करने के लिए या ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, वो क्या था? क्या आपने ये सारी तजावीज़ पहले मांग ली थी और फिर उसके बाद आप इस तरफ गए थे कि बातचीत की जाए रशिया से? देखें फैसल भाई, आप समझने की कोशिश करें कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या था। 23 फरवरी को या 24 फरवरी को यूक्रेन ने हमला किया और मार्च में हमारी हुकूमत चली गई। उससे पहले हमने रशिया से ये जो है प्राइम मिनिस्टर का विजिट था वो पूरा कर आगे बात कर ली। अब आप ये एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको। शुक्र है अभी तो इन्होंने ये मान लिया कि जो है रशिया से तेल खरीद लेना चाहिए। पहले तो कहते थे कि पाकिस्तान में वो तेल, भाई तेल है, कोई मतलब ये नहीं कह रहे कि कोयले से तेल निकालना है। तेल से तेल निकालना है, उसके स्पेक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मशीन है, मशीन में आप ऊपर नीचे, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी हाई ऑक्टेन पे भी चल जाती है और सुपर पे भी चल जाती है। तो ये तो काम है फैक्ट्रीज का, उसको वो करना। ये हाथ पे हाथ के पाकिस्तान में वो मशीनरी में अरब ऑयल आता है तो अब रशिया ऑयल क्यों मंगाए? ये तो मतलब स्टुपिडिटी वाली बातें है ना, इसको तो मतलब कोई बाय भी नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपसे उससे पहले एक और बात करना चाह रहा हूँ जो बड़ी पते की बात है। अभी जो मैंने आपको बताया कि 76 रुपए जो है इनके टाइम पे कीमत बढ़ी, 24 रुपए हमारे टाइम पे बढ़ी। ये 76 रुपए क्यों बढ़ी? आलमी मार्केट में खाम तेल जो है वो लगभग वही 110-15 का है। जब हम छोड़ के गए थे उस वक्त भी यही कीमत थी। मसला ये हुआ कि जैसे एक गंदम से आपने पता है कि आपको आटा बनता है, उससे मैदा निकलता है, सूजी निकलती है, इसी तरह खाम तेल से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, फर्नेस ऑयल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है। खाम तेल की आलमी मार्केट में कीमत वही रही। जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है ना, उससे जो निकलता है उसकी कीमतें पिछले 3 महीने में इनके दौर में बहुत बढ़ गई और इन बेचारों को तो 2 महीने तक ये पता भी नहीं चला। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में जिसका आपने भी जिक्र किया रिफाइनरीज का, ये जो मार्च में जब हमारी हुकूमत थी ना तो उस वक्त $10 पर बैरल जो है पेट्रोल बनाने का प्रॉफिट ले रहे थे। ये पिछले महीने $55 $50 पे चला गया, यानी कि 500% उनका प्रॉफिट बढ़ गया। हुकूमत चाहती तो पहले उनसे नेगोशिएट करती कि देखो भाई आप $10 कमा रहे थे मार्च में, आप $20 ले लो, $25 ले लो। नहीं, ये जो मुजम्मिल साहब आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो डॉलर भी ऊपर चला गया, फिर आप $10 से उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो $55 पे ले गए। इसकी रीज़न क्या है? क्या इसमें किसी का कोई खांचा है या इतना बोझ जो है वो अवाम पे क्यों डाला जा रहा है, या वो रिफाइनरीज वालों के पास उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो ब्लैकमेल कर रहे थे? इसकी रीज़न क्या है बेसिकली? उसकी रीज़न सिंपल ये है, प्राइसिंग फार्मूला। प्राइसिंग फार्मूला ये है कि कुवैत से रेट क्या आ रहा है, पीएसओ ने कितने में खरीदा है। जो कुवैत ने जिस रेट पे खरीदा है, पाकिस्तान की रिफाइनरी 10% उसमें जमा करके वो रेट दे देगी, चाहे उसकी लागत जितनी नीचे आ रही हो उतनी नीचे, बाकी सारा प्रॉफिट रख लेगी। ये हुकूमत का काम है ना, विंड फॉल प्रॉफिट उसको जो जा रहा था रिफाइनरीज को, उसमें आंखें बंद करके बैठे हुए, और इनको ये भी नहीं पता था, तमीज ही नहीं इसी चीज की। मतलब ये तजर्बेकार जो बनते फिर रहे हैं सारे, पहला काम तो ये कर लेते तो 20 से 30 रुपए वहां बच जाते हैं इनके। ठीक है जी। दूसरा काम, 30 रुपए जो है एक्सचेंज रेट गिर गया इनके दौर में। हमें गालियां देते थे कि आप जो 180 का इतना डॉलर महंगा है, वो डार साहब तो 100 का करने वाले थे, शुक्र है मतलब वो अभी आए नहीं, वरना तो उनके दावे भी कहां से कहां निकल जाते। तो वो 30 रुपए जो है पेट्रोल की वजह से, कम से कम 30 रुपए लीटर पेट्रोल का वहां पे आ गया एक्सचेंज रेट का। फिर आ जाए आखिरी में रशिया को ले आए। अगर हम रशिया से नेगोशिएट कर लेते, रशिया से आप कह रहे हैं कि जी उनका तेल पता नहीं कौन सा दुनिया जहां खरीद रही है, यूरोप खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, इंडिया सऊदी अरब से भी तेल लेता है, यूएई से भी लेता है, इराक से भी लेता है, हम भी सऊदी अरब से लेते हैं, यूएई से लेते हैं, इराक से लेते हैं। जब उनकी रिफाइनरी रशिया का तेल भी वहां प्रोसेस कर रही है तो फिर तो बंद कर देना। अगर पाकिस्तान रशिया का तेल ही नहीं, काम ही नहीं कर सकता, ये तो ना अहली वाली बातें कर रहे हैं ये लोग और बहाने ढूंढ रहे हैं। सही है। अच्छा मुजम्मिल साहब एक बात खुरम दस्तगीर का आपने कल इंटरव्यू किसी टीवी में देखा हो, आखिरी में उसने कहा कुछ हमारी सफारती मजबूरी है जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते, तो ये बात सारी खत्म हो जाती है उस बात से। सही है। अच्छा मुजम्मिल साहब, शराइत हमने मान ली IMF की, हमने बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए, हमने गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए, हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते ही जा रहे हैं,
इसके बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक दस्तखत नहीं हो पा रहे। अब रीज़न क्या है? ये IMF क्यों एतमाद नहीं कर रहा? क्योंकि आप भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कतई नज़र किसी पार्टी के। अब एतमाद क्यों नहीं हो पा रहा? देखें, ये तो उनकी नाअहली है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी है। फिर मसला तो उधर है। हमने तो फरवरी में IMF से $1 अरब लिए थे, अभी ये फरवरी मार्च में हम चले गए, 1 महीना बाद हम चले गए। ये तो इनकी सरासर नाअहली है कि जिसपे ये जो है उनसे 24 अप्रैल को मिफ्ता इस्माइल पहली दफा गया उधर अमेरिका। जाते ही जहाज में बैठते बोला कि जी अभी देखें मैं प्रोग्राम लेकर आता हूँ। वहां से वापस आए, पैगाम लेकर आए। उनके वजीर खारजा और उन्होंने जो है सारे जो वजीर आजम, इन्होंने सारों ने जो है मना कर दिया, पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे। फिर ये आपको याद होगा 18 मई को दोहा जा रहे थे, एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए कि मेरे वजीर आजम और मेरे जो है उसने जो है कायद ने बोला 1 रुपया लीटर पेट्रोल का नहीं बढ़ाऊंगा। अब एक तरफ आप IMF से मिलने जा रहे हो जहाज में बैठ के, दूसरी तरफ एयरपोर्ट में एक और सवाल है। जो बुनियादी इल्ज़ाम जिस बेस पे लगाया जाता है, जो बारूदी सुरंगों का आपको कहा जाता है हुकूमत की जानिब से, वो ये बता दीजिए, जो आपने सब्सिडाइज़ किया था अपनी हुकूमत जाने से पहले, जून तक जो आपने पेट्रोलियम की कीमतें फ्रीज़ की थी, आपने ये कहा था कि एक सेगमेंट जो है हमने रेवेन्यू में रखा है और वहाँ से सब्सिडाइज़ किया जा रहा है। क्या इस बात पे IMF को एतमाद में लिया था? क्योंकि वो ये कह रहे हैं, ये भी एक उज़र है, IMF ये भी बात जहन में रखे हुए है कि जो पिछली हुकूमत थी उसने भी मार्च में जो आपने $1 अरब लिया, उसके बाद वो कमिटमेंट पूरी नहीं की गई आपकी हुकूमत की जानिब से। देखें यार फैसल, आप IMF को ज़रा सा समझने की कोशिश करें। IMF अगर फर्ज करें, मैं आपको कहता हूं कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद 4 घंटे में पहुंचना है, ये IMF ने कह दिया कि आपने 4 घंटे में पहुंचना है। अब उसके बाद जो है IMF कहता है कि आप मोटरवे ले लो, आपने कहा नहीं मैं GT रोड से आऊंगा। अगर आप 4 घंटे में पहुंच गए ना तो IMF को फिर कोई इतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था। IMF 17% सेल्स टैक्स का क्यों नहीं बोलता था हमें? आप पढ़ा, क्योंकि हमारा जो टैक्स का टारगेट था, हम टैक्स के टारगेट से 325 अरब रुपए हदफ से ज्यादा हासिल किया। 5800 आपके सामने रखा था ना। तो IMF ने एक दफा चू नहीं की। पेट्रोलियम लेवी पे उसने ये कहा कि जी आपने 650 अरब रखे थे, इसको आप 4-4 रुपए करके बढ़ाते रहे। हमने बढ़ाया भी, ऐसा नहीं किया। IMF के कहने पे हमने दिसंबर में बढ़ाया, जनवरी में बढ़ाया, फरवरी में बढ़ाया जी। लेकिन अब फरवरी में यूक्रेन वॉर हो गई। अब कुरान का हरफ तो नहीं है ना IMF भाई जी। हमने अपने मुल्क को भी देखना है, अपने खाते को भी देखना है। मुजम्मिल साहब, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आपका, मुजम्मिल असलम साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।